तो ये यहाँ पे आप कैसे लैंड हुए कि हाँ भाई लोगों को घर से कचरा आदत नहीं थी, क्योंकि अब क्या होता था जहाँ भी खाली जगह वहाँ पे लोग जाके कचरा छोड़ देते थे। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। तो ये पहले जब उन लोगों ने इसको गाना को वो हुआ तो ये इतना बजने लग गया कि लोग अपने बारात वारात में भी बजाना शुरू कर दिए गाना को। रात को बजा देते थे तो वो 3-4 बजे वो कई लोग घर से बाहर निकाल देते थे कचरा लेके। राजनीति, रायपुर में राजनीति का एक अहम हिस्सा है ब्राह्मण पारा का नाम, और आप वहाँ से जुड़े हुए। अंकुश जी, जो ब्राह्मण पारा था वो मूलतः रायपुर के। मैं देखता हूँ कि आपका बैकग्राउंड तो कोई पॉलिटिकल नहीं था, तो आप फर्स्ट पर्सन थे जो पॉलिटिक्स में गए। तो ऐसी क्या कोई इंसिडेंट हुआ कि किस तरीके से आप इसमें लैंड कर गए? नहीं, वो खैर ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि जैसे अजय चंद्रनगर जी का भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, उनसे भी इंटरव्यू किया था, उनका पॉडकास्ट किया था हमने, तो वो भी बताए थे कि उन्होंने भी राजनीति अपनी छात्र राजनीति से ही चालू की। स्टूडेंट लीडर जो रहते हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए आपके नर्सरी के बाद कॉलेज, वैसे पॉलिटिक्स में नर्सरी के बाद राजनीति की जो कॉलेज होती है जिसमें अच्छे गुण दोष धर्म वाले लोग जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तात्कालिक रूप में जो अभी लीडिंग जो गवर्नमेंट है उनको लेना चाहिए स्टेप्स, जिससे रायपुर एक और बेटर प्लेस बने? देखिए, कुछ चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, जैसे वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका काम आपने कहीं ना कहीं, अगर आप रायपुर से हैं तो आपने कहीं ना कहीं उनका काम देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रायपुर के लिए की हैं। मेरे साथ हैं श्री प्रमोद दुबे जी, एक्स मेयर ऑफ रायपुर, जिनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी स्टोरीज़ के बारे में हम जानेंगे। ब्राह्मण पारा से वो हैं, तो कैसे उन्होंने अपने एक छात्र राजनीति चालू की, और बहुत सारी रोचक कहानियाँ उनसे हमको आज सुनने मिलेंगी। और साथ में जो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था रायपुर का जब एज अ मेयर, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था, एक क्या थॉट प्रोसेस होता है एक मेयर का, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में देखेंगे, और वर्तमान स्थिति में रायपुर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो रायपुर में इम्प्रूवमेंट की अभी भी आवश्यकता है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ प्रमोद सर, आप आए और आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं आपका वेलकम करता हूँ द अंकुश बजाज शो में। जी नमस्कार अंकुश जी। द अंकुश बजाज शो के सभी सुधी दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। सो सर, आपकी जर्नी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं कहीं पे पढ़ रहा था, तो मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो एज अ न्यूज़, जो न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उससे आपने जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी, ऐसा मैंने कहीं सुना है, तो वो क्या सही है? हाँ, लगभग उस समय एक स्कूल में जब कोई लोग पढ़ते थे तो उस समय ये शौक होता था, जी हॉबी, कि जी। सुबह उठना है तो साइकिलिंग हो जाती थी, एक्सरसाइज भी हो जाती थी और कुछ पॉकेट मनी भी मिल जाया करते थे। तो बाई वन गेट थ्री, ये दिवाली वाली के समय में जैसे स्कीम चलती है, तो उस समय एक वो था कि एक शौक भी होता था कि मेरा दोस्त जा रहा है तो वो बताता था कि मैं भी, अच्छा तू भी चल। जी तो ये सिलसिला अमूमन उस जमाने में लगभग बहुत सारे लोग जो शहर के लोग होते थे, वो न्यूज़ एजेंसी वाला भी जो था वो भी हम लोग का दोस्त था, तो वो भी वो बांटता था तो बड़ा इंजॉयमेंट होता था। उसके पापा कहते थे जाओ सबके सब मिल के बांटो, वाह। तो हमको ये नहीं मालूम रहता था कि कुछ पैसे भी देंगे। जी तो फिर अचानक महीने में जब वो पैसे देते थे तो खुशी का अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल होता था कि किस बात के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि ये नहीं, ये तुम्हारे मेहनत का पैसा है। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो एक प्रेरणा भी मिलती थी कि नहीं, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, शॉर्टकट किसी चीज़ का कुछ नहीं होता। राइट। तो मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जब आप रायपुर के मेयर थे तो मैंने अपना पर्सनली भी देखा है कि आपने साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक भी बनाया था यहाँ पे रायपुर में खासकर।
हाँ, उसका कारण ये था कि आज जितने भी आप कंट्रीज़ देख लीजिए, चाहे यूरोप की बात कर लें और बड़ी जितनी भी कंट्री है और छोटी जितनी कंट्री है, चाहे वो हॉलैंड की बात कर लें, तो वहाँ तो मिनिस्टर्स वगैरह लोग साइकिल में आते हैं हम्म। और जो ट्राम गाड़ी चलती है उसमें अपने साइकिल को रख भी देते हैं और उससे वो आते जाते हैं। जी। लेकिन एक कहीं न कहीं हेल्थ इज़ वेल्थ, हम लोग बचपन से इस बात को सुन रहे हैं और सबसे अच्छा तरीका कोई हम लोग मानते हैं तो वो साइकिलिंग को ही मानते हैं। लेकिन इस भौतिक युग में होता ये है कि साइकिल वाला जो है वो थोड़ा संपन्न होता है तो मोटरसाइकिल ले लेता है। हम्म। मोटरसाइकिल के बाद संपन्न हो जाता है तो कार ले लेता है। कार लेने के बाद जो अब और पैसे वाला हो जाता है तो एरोप्लेन में घूमने लगता है। फिर उसके पेट निकल जाते हैं, फिर वो वापस साइकिल में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो उससे पहले थोड़ा-सा ये चीज़ें अगर हम लोग कर लें जी। तो इट शुड बी बेटर फॉर अस, सब तो चीज़ के लिए अच्छा जी, हो। जी। प्रमोद भी आपका जो शुरुआती दिन रही और आपने छात्र राजनीति से चालू किया अपना पूरा करियर, तो उसके बारे में बताइए। और ब्राह्मण पारा का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो एक एक मतलब अगर मैं कभी भी सुना है मैंने, तो मेरे को लगता है कि राजनीति, रायपुर में राजनीति का एक अहम हिस्सा है ब्राह्मण पारा का नाम, और आप वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कॉलेज का जब आपने इलेक्शन लड़ा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। अंकुश जी, जो ब्राह्मणपारा था वो जी। मूलतः रायपुर के आज़ादी के दीवानों का एक बड़ा केंद्र था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का आपने नाम सुना होगा, से लेकर के महात्मा गांधी जी तक रायपुर के सबसे पहले ब्राह्मणपारा में इसलिए आते थे क्योंकि हाईएस्ट फ्रीडम फाइटर जो थे हम्म। वो ब्राह्मणपारा में निवासरत थे। हर घर में एक फ्रीडम फाइटर था। आज कहीं अगर आप लिस्ट देख लेंगे रायपुर की, तो लगभग 100 से ऊपर लोग ब्राह्मणपारा में फ्रीडम फाइटर हैं, 100 घर के लोग। वाह। और बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि आपने आज तक महिला फ्रीडम फाइटर नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ सरस्वती दुबे जी, अच्छा। वो महिला फ्रीडम फाइटर थे। तो वो बड़ा हिस्टोरिकल उसका महत्व है ब्राह्मणपारा का। आज़ाद चौक जो जगह है, वहीं से लोग पहले शारदा चौक हुआ करता था जयस्तंभ चौक में, जिसमें वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी। हम्म। तो जितने लोग कलेक्ट होते थे वो आज़ाद चौक से आज़ादी का बिगुल फूकते थे, इसलिए उसका नाम आज़ाद चौक आजाद पड़ा चौक। कि हमको आज़ादी चाहिए। ये उसका मूलतः इतिहास है आज़ाद चौक ब्राह्मणपारा का। जी। और लिटरेसी के मामले में कहेंगे तो 100% लिटरेट लोग वहाँ रहते हैं। हाईएस्ट आईएएस आईपीएस वहीं से पढ़कर निकलते हैं। और चूँकि ब्राह्मण कम्युनिटी में शिक्षा सबसे मूल आधार है हम्म। जीविकोपार्जन का। और इन सब चीज़ के चलते हम लोगों की शिक्षा दीक्षा, संस्कार, संस्कृति, ये सब अच्छी हुई। बचपन तो वहीं से हुआ। कालीबाड़ी स्कूल के हम लोग छात्र थे और कालीबाड़ी स्कूल ऐसा स्कूल था कि जिसमें कोई भी स्टूडेंट मेरे जानते तक के सेकंड डिवीजन नहीं आता था। अच्छा। वो पूरे स्कूल में जितने भी केवल 2 सब्जेक्ट थे वहाँ, बायोलॉजी और मैथ्स, वो 2 ही सब्जेक्ट थे वहाँ। तो सब के सब फर्स्ट क्लास आते थे उसी स्कूल में। तो वहाँ से हम लोगों ने शिक्षा अध्ययन की। काफ़ी अच्छा वहाँ का महत्व था कालीबाड़ी स्कूल का। बस 1-2 बार अब बचपना था तो बदमाशी हम लोगों की थोड़ी सी मोहल्ले के कारण ये हो जाती थी। तो उस समय अमिताभ बच्चन की पिक्चर का बड़ा जलवा हुआ करता था। तो हम लोग पहला दिन पहला शो स्कूल से जाते थे। लेकिन अब 1-2 बार जब एब्सेंट हुए क्लास में, तो ज़्यादा जब एब्सेंट हो गए तो हमारे क्लास के एक लड़का जिसको हम लोग पिक्चर नहीं ले गए थे, उसने सर को बता दिया कि कम क्यों उपस्थिति है करके। सर ने पूछा तो बताया सर वो सब पिक्चर देखने गए हैं। तो राज टाकीज में वो इंकलाब पिक्चर लगी हुई थी और हम लोग गए थे। तो लाइट को जलवा दिए, तो हम लोग तो स्कूल ड्रेस में थे, जी। सब पकड़ा गए खड़े हुए। तो अब वो ऐसा वाकया था कि सब ड्रेस में हम लोग को खूब हमारे सर ने खूब सोटाई की। उसके बाद फिर हम लोग और तो और मैनेजर साहब भी वहाँ के बड़े सख्त थे, जोशी सर, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने भी पिटाई की। और अपने मैनेजर साहब ने जो टिकट काटने वाला था उसको भी उस दिन नौकरी से इसलिए निकाल दिया कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको कैसे आपने पिक्चर हॉल में घुसाया।
तो ये हमारे कुछ अच्छी चीज़ें भी थी उस मोहल्ले में, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी। तो कुल मिलाकर के जो ब्राह्मण पारा था उसकी धमक जी, पूरे प्रदेश में, कहें उस समय तो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जी। और स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट इलेक्शन के नाम से अ, उस समय ये एनएसयूआई या एबीवीपी नहीं हुआ करती थी। उस समय मोहल्ले चलते थे, ब्राह्मण पारा वर्सेस मौधापारा देश बंधु संघ, ऐसा, या ब्राह्मण पारा वर्सेस अदर्स, ऐसे अच्छा। पूरे होते थे। और मैं आपको बताऊं कि 14 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने इलेक्टेड। हुँ, 1987 में इलेक्शन बंद हुआ विश्वविद्यालय का, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता था। तो आई वॉज प्रेसिडेंट ऑन 1986, अच्छा। इलेक्टेड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था मैं। उसमें से जब हम लोग 14 लोग बने थे, उसमें से 9 लोग ब्राह्मण पारा के थे, अरे वाह! और 5 लोग बस दूसरे सब मिलाकर के पूरे रायपुर के हुआ करते थे। तो ये एक आज़ादी का भी हिस्ट्री है, ब्राह्मण पारा का, स्टूडेंट लीडरशिप का भी है, आईएएस अधिकारियों की भी मोहल्ले की वो वहाँ की नींव है। तो ऐसे सब प्रकार के लोग, एक संपूर्ण इंटेलिजेंट इंडिया जिसको कह सकते हैं, वो इंटेलिजेंसी की एक पूरी जो वो थी, वो ब्राह्मण पारा में थी। सारे प्रकार के लोग थे। जी, और कई कई बार तो ऐसा होता था कि कोई लड़के होते थे, कोई छीटाकशी भी हो जाती थी कॉलेज वालेज की उम्र में। तो लड़की जब ब्राह्मण पारा पहुंच जाती थी तो वो अपने आप को सेफ कहती थी, किसी को भी बता देती थी कि वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो वो लड़का ब्राह्मण पारा के बॉर्डर से वापस चल देता था कि नहीं, ये इतना सेफ जगह है करके। वाह, वाह! तो ये भी था। और एक और मज़ेदार बात कि वहाँ कभी घर वाले लोग ब्राह्मण पारा में कहीं भी जाते थे तो अपने घर का कभी संकल नहीं लगाते थे, बस ऐसे ही खींच करके चल देते थे कई घंटा बाहर बाजार जाने के लिए। मजाल है कोई चोर घुस जाए उस मोहल्ले में, या कोई अनसेफ्टी कोई महसूस करे, कभी नहीं। एक भी आज तक चोरी नहीं हुई ब्राह्मण पारा। वाह! तो उसके कई प्रकार के कई चीज़ें हैं, जी, कई जी। किंवदंतियाँ भी हैं। तो लेकिन सब मिला करके अगर कहें आप, तो आज़ादी के इतिहास में ब्राह्मण पारा का बड़ा महत्व है। और वहाँ बड़े नामी लोग, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिनको पूरा भारत देश जानता है, कमल नारायण शर्मा जी, जिन्होंने आपके ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में शहीद स्मारक जो भवन पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, वो उन्हीं की देन है। ये सारे लोग वहीं निवासरत थे। आचार्य नरेंद्र दुबे जी, बड़े बड़े लोग वहाँ थे। इसलिए पूरे देश के, गांधी जी से लेकर सरदार पटेल जी तक के सारे लोग ब्राह्मण पारा में आ चुके हैं। और वहीं से शंखनाद होती थी। एक बाल समाज लाइब्रेरी है और एक आनंद समाज लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए उस समय आज़ादी की सारी चीज़ें बताई जाती थी। ये पूरा हिस्ट्री एक विस्तृत रूप से मैंने आपको बताई है। वाह, वाह! तो प्रमोद भी आप, मैं देखता हूँ कि आपका बैकग्राउंड तो कोई पॉलिटिकल नहीं था। अंकल भी मेरे ख्याल से कुछ जॉब में ही थे और ऐसा कुछ नहीं था। तो आप फर्स्ट पर्सन थे जो पॉलिटिक्स में गए। तो ऐसी क्या कोई इंसिडेंट हुआ कि किस तरीके से आप इसमें लैंड कर गए? नहीं, वो स्कूल कॉलेज में तो हम लोग मेरिटोरियस से स्टूडेंट थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। वो मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ चुनाव लड़ लिया मैं पहले ही साल में सीआर का। तो सीआर का चुनाव में हार गया। वो चुनाव जो जीता, उसकी बहन बड़ी खूबसूरत थी जो हमारे क्लास में थी, उसके कारण वो चुनाव जीत गया, मैं चुनाव हार गया। उसके फिर बीकॉम प्रीवियस में चुनाव लड़ा मैं, तो फिर वो मेरे सामने में चुनाव लड़ा सेक्रेटरी का, हार गया। फिर वाइस प्रेसिडेंट लड़े तो भी हार गया। उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया छत्तीसगढ़ कॉलेज का। उसके बाद फिर मैं उसी समय यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गया। जी, तो वो अब सिलसिला ऐसा हुआ कि उस समय यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होता था कि चीफ मिनिस्टर वगैरह जो लोग होते थे उसको हम लोग समय देते थे कि हमारे यहाँ ये ओथ का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में, आप 4 तारीख को 4 बजे शाम को आ जाइएगा।
बस इतना कहते थे। कोई बहुत ज़्यादा उस समय वो औपचारिकताएं नहीं थी। लेकिन जब अगर सीएम को बता दिए तो वो जानते थे कि स्टूडेंट लीडरशिप छत्तीसगढ़ में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके यूनिवर्सिटी में जो हमारे कार्यक्रम होते थे उसमें आते थे वो। तो वो उस समय से जब इतने सारे लोग रोज नमस्कार कर रहे थे तो कौन नौकरी करता। तो ये मन में भावना है कि नहीं। हालांकि मेरा सिलेक्शन भी हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, तो पिताजी को मैं बताया, मैं बोला मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो 3-4 दिन तक पिताजी लगातार पीटे थे मेरे को। कोई कभी किसी के पिताजी 1 आध दिन मारते हैं या 2 दिन मारते हैं, मेरे पापा 4-5 दिन तक लगातार मारे। उन्होंने कहा कि तू ऐसा कौन सा आदमी है भाई कि जो बोल रहा है नौकरी लगने के बाद भी नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी में लोगों को रखूँगा। तो 2-3 दिन तक फिर कंटिन्यू मारे। तो लेकिन एनीवे वो समझ गए थे कि ये जिद्दी है और नौकरी नहीं करेगा। तो मैंने उस समय फिर व्यापार करना शुरू किया। हम लोग 4 भाई हैं, उसमें 2 डॉक्टर हैं, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, सब गेस्टेड अफसर हैं। लेकिन मैं एक अलग से एक बिजनेस की ओर वो हुआ। हालांकि ब्राह्मण कम्युनिटी में बिजनेस बहुत माइनर होता है क्योंकि उसके ब्लड में वो जीन्स नहीं होते, लेकिन वो भी हम लोगों ने किया। तो ये समझ में आया कि मेहनत आप जिस क्षेत्र में भी करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो सफलता आपको हाथ 100% लगेगी। ये बात शाश्वत सत्य है। तो उसके बाद फिर सिलसिला हुआ, फिर मैं बिजनेस शुरू किया। तो आज तक मैं बसों का ट्रांसपोर्ट का भी काम है मेरा, और कुछ और सोशल वर्क भी है, और 1-2 बिजनेस भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक स्टेबिलिटी मेरे परिवार के प्रति आई। सो प्रमोद भैया, ये बताइए कि जैसे आपने डिस्कस किया कि 87 में इलेक्शन हुए थे कॉलेज के, उसके बाद बंद हो गए थे आफ्टर 90s, राइट? सो उसका क्या रीज़न था, सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आज की डेट में क्या इम्पैक्ट है उसका? नहीं, देखिए, स्टूडेंट इलेक्शन बंद होने से सबको नुकसान हुआ। आज हम और आप अक्सर अगर पेपर में पढ़ते हैं कि रिजल्ट डिले हो रहा है, रिजल्ट देर से आ रहा है। अब इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, उस समय जो स्टिचिंग का जो रेट होता है, ये 55 रुपया फुल पैंट की सिलाई का लेते थे और 35 रुपये शर्ट की सिलाई लेते थे। उस समय क्या हुआ कि अचानक टेलर लोगों ने 100 रुपया इसका शर्ट का सिलाई कर दिया और 150 रुपये पैंट की सिलाई कर दिया। तो स्टूडेंट लोगों ने आकर के हमसे कहा कि इतनी स्टिचिंग कैसे बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। अच्छा। कि भाई लोअर मिडिल क्लास के बच्चे मैक्सिमम होते हैं 90%। तो हमने कलेक्टर से जाके कहा कि ये स्टिचिंग का रेट आप टेलर लोगों को बुला करके इमीडिएट कम करवाइए। एक दिन हम लोगों ने स्ट्राइक की। दूसरे दिन हम लोगों ने कहा, कलेक्टर ने सारे टेलर लोगों को बुलाया। जो पेंट की सिलाई थी, शर्ट की सिलाई थी 50 रुपया, उसमें 5 रुपये की वृद्धि किए, और पेंट की सिलाई में 10 रुपये की वृद्धि किए, जिसकी वृद्धि 50 रुपये और 100 रुपये की थी एक साथ। डबल हो गई थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने कि स्टूडेंट लीडरशिप में क्या फ़ायदे होते हैं। प्लस पॉलिटिक्स में जो आगे आते हैं, वो समझ लीजिए आपकी एक नर्सरी होती है स्टूडेंट लीडरशिप। उसी से अच्छे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो आगे आते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी भी होती है, प्लस उसके मन में करप्शन नाम की कोई चीज़ दिमाग में नहीं आती। जो स्टूडेंट लीडर रहेगा वो, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहेंगे तो पार्टियां टिकट तो दे रही हैं, क्या देख के टिकट दे रही हैं ये हमको नहीं मालूम। आज मैं पेपर में अचानक पढ़ा कि 15 चर्चित लोगों को बिहार में बाहुबली लोगों को टिकट दिया गया। तो ये उसका परिणाम यही होता है कि बाहुबली लोग जीत कर आते हैं। तो कम से कम स्टूडेंट लीडर अगर रहता है, तो मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहता, लेकिन सारी पार्टियों की फिर मजबूरी हो जाती है कि आपके पास लीडरशिप अच्छी नहीं है जी। लीडरशिप अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट इलेक्शन बंद कर दिया। स्टूडेंट इलेक्शन का ये बेनिफिट होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट देर से निकलते हैं। आज सरकार जो है, किसी की भी सरकार हो, वो 90% प्लेसमेंट में सरकार चल रही है।
प्लेसमेंट एम्प्लॉयज है, हम्म, कोई रेगुलर भर्तियां नहीं हो रही। आप देखिए, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जरूर कहा था कि इसको 3 महीने में हम भर देंगे करके, एजुकेशन मिनिस्ट्री से हट गए वो। लेकिन ये स्टेटमेंट तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अकेले एक डिपार्टमेंट में 57,000 पद खाली है। मतलब ये जान लीजिए आप कि 1.5 से 2 लाख पद रिक्त है। स्टूडेंट लीडर अगर कहीं रहता है तो वो जॉब के लिए गवर्नमेंट को निश्चित रूप से वो बाध्य करता है कि नहीं, इतने स्टूडेंट्स हो गए, अनएम्प्लॉयड हैं, ये है वो, तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाती हैं। उससे युवा जो जो न्यू यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद कोई बिजनेस अगर है तो एक पॉलिसी मैटर बनाने के लिए जो स्टूडेंट लीडर होता है उसको अगर आप रखेंगे तो इस शहर में वो जानता है कि चौपाटी किस जगह में बननी चाहिए। फायदे इसका अगर कहेंगे तो हो सकता है सरकार को लगे कि नहीं, गुंडागर्दी होती है, तो अभी कौन सा बंद हो गया। हम्म, तो स्टूडेंट जो रहता है वो एक इलेक्शन जो है वो इसलिए होना जरूरी है ताकि बाकी जो लोग रहते हैं उनके हितों की रक्षा होती है। वो स्टूडेंट की बात उठाता है, एम्प्लॉयमेंट की बात उठाता है, वो शहर में कोई गलत चीज़ होती है उसके बारे में ऑब्जेक्शन करता है। आज कहीं मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मान लो मेंबर हूँ, तो कहीं ना कहीं आकर के मुझे मुंह में ताला लगाना ही पड़ेगा। कोई दूसरी पार्टी वाला है तो उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन स्टूडेंट लीडर ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर वो गलत उसके साथ, वो किसी यूथ के साथ हो रहा है, वो इमीडिएट उसका एक्शन का रिएक्शन कर सकता है। और ये चीज़ें होनी चाहिए। सबके अपने अपने लीडर हैं, लोगों के लीडर। अब आम जनता का लीडर मान लो कहीं पार्षद है, विधायक है, सांसद है। विधायकों का लीडर सीएम है, सांसदों का लीडर पीएम है, तो स्टूडेंट लोगों का लीडर क्यों नहीं रहेगा भाई? जी, उसी को क्यों छोड़ दिया आपने, एक वर्ग को? सारे लोगों के लीडर हैं तो उसके भी लीडर होने चाहिए ना। तब आपको कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ों में, अच्छा देश बनाने के लिए, अच्छे राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की भूमिका ही, सारे लोग इसको अंतिम परिणति मानते हैं और उसी को आपने बंद करा दिया, तो इसका डिसएडवांटेज बहुत हुआ है। जी। और मैं भी जितने मैं तो खैर ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि जैसे अजय चंद्रनकार जी का भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, उनसे भी इंटरव्यू लिया था, उनका पॉडकास्ट किया था हमने। तो वो भी बताए थे कि उन्होंने भी राजनीति अपनी छात्र राजनीति से ही चालू की। हाँ बिल्कुल। बृजमोहन जी भी कहीं ना कहीं। अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, मोहम्मद अकबर जी, रविंद्र चौबे जी, भूपेश बघेल जी, ये सारे जो लोग हैं आज भी जिनका नाम लोग लेते हैं इतने सालों में भी, देवजी पटेल जी, मीनल चौबे है, मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा, अनिल दुबे जी रहे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका नाम आज भी लोग अब मैं आपको और मजे की बात बताऊं कि अभी भी कई बार क्या होता है कि रिवेल्वेशन के लिए अभी भी फोन आता है मेरे पास कि मेरा लड़का जो है वो रिवेल्वेशन के लिए दिया है, 1 नंबर कम है। तो मैं उनको बताता हूँ भाई अब मेरा बच्चा उतनी बड़ा हो गया है तो अब कम से कम बख्श दो आप। तो लेकिन एक उनके मन में बैठा हुआ है कि कहीं सुधरवाने की बात है। अभी कल की ही बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक डोंगरगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष का फोन आया कि उनके बेटे का मार्कशीट जो है, डिग्री जो है, उसके लिए वो पैसा दिए, 1.5-2 महीना हो गया यूनिवर्सिटी में, आप बोल दोगे तो निकल जाएगा, ये उसका वर्सन था। तो फिर मैं अपने समय के जो वो थे ऑफिसर, उनको मैं फ़ोन लगाया, मैं बोला यार वो डोंगरगढ़ के हैं उनका, तो बोले सर परसों निकलवा दूंगा। तो मैं उनसे पूछा 1.5 महीने तक क्यों नहीं निकलवाए थे? वो निरुत्तर थे। तो ये आज भी ये चीज़ें हैं कि हमको फ़ोन आता है, मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप में ये चीज़ें है, इसलिए है। तो स्टूडेंट लीडर जो रहते हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए, आपके नर्सरी के बाद कॉलेज, वैसे पॉलिटिक्स में नर्सरी के बाद राजनीति की जो कॉलेज होती है जिसमें अच्छे गुण दोष धर्म वाले लोग जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर क्लीनलीनेस जिसे कह सकते हैं,
आज बहुत कम लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जी। और एक बार वो विधायक बन गया, दोबारा निकल गया, कोई जान नहीं रहा है क्या किया, किसी को नहीं मालूम। ये थोड़ा सा जी। दुर्भाग्य है। सो प्रमोद भैया ये बताइए कि जैसे ही अभी तो हमने डिस्कस किया कि आपका जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद फिर आपने एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप लिया, पार्षद चुनाव आपने जीता, उसके बाद एज अ मेयर बन के आए। तो वो जर्नी के बारे में बताइए कि जब आप एज अ मेयर सेलेक्ट हुए तो क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया था रायपुर के लिए, और क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस से देखी थी कि हाँ भाई ये काम मेरे को ज़रूर पहली प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। देखिए 2004 में मैं पहली बार ब्राह्मणपारा वार्ड से पार्षद बना। दोबारा फिर वो फीमेल रिजर्वेशन हो गया, इसलिए मुझे जगह छोड़नी पड़ी। फिर मैं चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी तरफ से चुनाव लड़ा। फिर चूंकि यहाँ काम बोलता था मेरा, तो यहाँ के लोग जाकर के वहाँ प्रचार करते थे, और बहुत कम खर्च में मैं वहाँ का चुनाव जीता। तो अंततोगत्वा ये लगा कि काम बोलता है कहीं ना कहीं। जी। आपके सारे चीज़ों को आप अगर कहीं कंक्लूजन निकालेंगे, आपके अच्छे हुए काम ही अ, जैसे चित्रगुप्त महाभारत में आपके चरित्र के बारे में लिख करके ये तय करते हैं कि स्वर्ग में जाओगे आपकी नर्क में जाओगे। उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में आपके काम के आधार पर ही अंततोगत्वा जनता के सामने आपका दर्पण होता है कि जो आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो जब सेकंड बार जब मैं चुनाव जीता वहाँ से, उसके बाद फिर मेयर का चुनाव हुआ। तो मेयर का चुनाव 2014 में, वो तो इतनी कठिन परिस्थिति थी कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा सीन था कि शहर में दो दो कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, और स्वयं सीएम साहब यहाँ थे, डॉक्टर रमन सिंह साहब, पूरा मंत्रिमंडल यहीं, राजधानी का चुनाव, और सारी जुदाई एक तरफ, अपना भाई एक तरफ की तर्ज पर शहर के लोगों ने मुझे मेरे साथ में काम किया। अब हम लोग ब्राह्मणपारा में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के थे, टिकट मिल गई। तो सबसे, जैसे आदमी सामान्य तौर पर टिकट मांगता है तो ये सोचकर मांगता है कि बहुत अच्छे से लड़ना है। उस समय रायपुर में वार्ड का चुनाव में लड़ा था। 215 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रायपुर फैला है, इस बात की मेरे को जानकारी भी नहीं थी। जब एक राउंड घूमा मैं रायपुर को, तो माँ की दूध की याद आई, छठी की दूध की याद आई, जितने प्रकार के कष्ट होते हैं वो सब मेरे को अंधेरा छाने लग गया था। फिर पूरी सरकार एक तरफ थी, मैं अकेले एक तरफ था, मेरी पार्टी थी, लेकिन मेरे जो दोस्त यार शुभचिंतक थे, जिनको मैं नहीं भी जानता था, वो लोगों ने मुझे केवल मेरे काम के आधार पर, और जिस जिस जगह से मैं चुनाव जीता था वहाँ के लोग जाकर के दूसरे लोगों को बोलते थे कि वोट दे देना, वो काम बहुत करता है। तो उसके बाद फिर ये भी समझ में आया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सच्चे मन से कहीं आप रहेंगे तो पब्लिक आपको सपोर्ट करती है। जी। और वैसे फिर चुनाव जीत गया मैं। और चुनाव जीतने के बाद लेकिन एक एक आदमी ने मुझे वोट दिया था, उनका विश्वास भी था, सरकार के खिलाफ मुझे वोट हुई थी, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। शादी करना तो आसान रहता है, हाथी पालना भी आसान रहता है, लेकिन हाथी के बाद 5 दिन बाद उसको पालना, बीवी चलाना, ये इतना कठिन काम होता है। उसी प्रकार से जब तक आप शपथ नहीं लिए हो तब तक तो आपको कुछ नहीं। शपथ लेने के बाद आपको पद का एहसास जब होता है कि अपने कर्तव्य क्या हैं, आपके लोगों के अधिकार क्या हैं, तो फिर अधिकार और कर्तव्य जब दोनों की चक्की चलती है तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती जाती हैं। लेकिन मेरे अपने जो स्कूल के फ्रेंड थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, उन लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया, और हमारे स्कूल में बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। तो ये जो आप अक्सर सुनते होंगे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला प्रोजेक्ट था, तो मेरे एक दोस्त शिकागो में रहता है, वो उस बीच में रायपुर आया था, मेरे चुनाव प्रचार में आया था वो। तो वो
1-2 महीने तक रुका था, तो उसने कहा कि मैं मेरे साथ में घूमता था, तो फिर मैंने पूछा उससे कि रायपुर शहर में घूमने के बाद तेरे को क्या लगता है? तो उसने कहा मेन ये है कि सॉलिड वेस्ट और उसका मैनेजमेंट, ये बड़ा चैलेंज है कि 700 टन आप कचरा तो निकाल लोगे, लेकिन उसके पहाड़ को ख़त्म कैसे करोगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये पहला चैलेंज है। दूसरा, आपके तालाब इतने ज़्यादा विकृत हो चुके हैं कि आपके तालाबों को आपको बचाना जरूरी है, क्योंकि पीओपी के गणेश यहाँ बहुत बनते हैं और आपका सरफेस लेवल जो है तालाबों का वो बंद हो जाएगा, तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, तो आपके शहर की पूरी बोर सूख जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। और उसी समय जिस दिन मैं चुनाव जीता था, अखबार के मुख्य पृष्ठ में आया था कि विश्व के, नॉट भारत के, विश्व के 10 शहरों में रायपुर शहर का नाम 90 नंबर पर है गंदगी में, प्रदूषण में। जी। ये जिस दिन मैं महापौर बना था उसके दूसरे तीसरे दिन ही काले अक्षरों में छपा था कि विश्व के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में रायपुर शहर रह करके। फिर वो एक दर्पण का काम था, वो एक चैलेंज था, उस चैलेंज को हमने आत्मसात किया और उसी दिन से फिर काम शुरू किया। तो फिर एक ब्लूप्रिंट बनाई कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे बस स्टैंड बनाना, पंडरी में बस स्टैंड था, काफ़ी छोटा था, उसको बड़ा बस स्टैंड बनाना था इंटरनेशनल जैसा, स्टेडियम बनाना था, सुभाष स्टेडियम, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा था, तालाब बड़ा प्रोजेक्ट था। ये ऐसे 5 प्रोजेक्ट हमने बड़े प्रोजेक्ट लेते थे और 20 छोटे प्रोजेक्ट रहते थे, जिसमें आम जनता के, पार्षद के, उसके वार्ड में सर्वाधिक, उसको कैटेगरी में बांटा हमने शहर को, ए, बी और सी। ए मतलब थोड़ा सा सीरियस, बी मतलब थोड़ा ज़्यादा सीरियस, और सी मतलब प्रायोरिटी। ऐसा हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया शहर का। और आउटर के वार्ड जहां अनडेवलप्ड थे उसको साथ में ज़्यादा पैसा दे करके उसको पहले डेवलप किया। अमूमन ये होता है कि हर वार्ड में, अभी मैं देखता हूं कि मंत्री जी लोग या महापौर जी लोग सब वार्ड में 1-1 करोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सदर बाजार में 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, सुंदरनगर में 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, आप वहाँ 20 लाख रुपए दो। बाकी जो अनडेवलप्ड वार्ड है वहाँ आप 2.25 करोड़ रुपए दो ना, यहाँ तो केवल आपके मेंटेनेंस का काम है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि दबाव बनाते हैं कि उस वार्ड में इतना पैसा तो इस वार्ड में नहीं। वो समझना पड़ेगा कि आपका डेवलप्ड वार्ड है। तो ये चीज़ें रही, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितने काम मेरे दिमाग में उस समय आए और लोगों को जितना सहयोग मिला, वैसे ऑफिसर्स भी उस समय के तत्कालीन ऑफिसर थे, उस समय की सरकार ने भी मुझे मदद की। मैं यहाँ से धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय अमर अग्रवाल जी, जो तत्कालीन मंत्री थे। ही वॉज सो नाइस, गुड पर्सन, वो कंस्ट्रक्टिव थिंकर थे, कभी उन्होंने वो नहीं किया। तो और शहर के दोनों मंत्री थे, ब्रजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी, उन्होंने भी कभी विकास के कार्यों में हम लोगों के बीच में कोई राजनीतिक टकराव कभी नहीं आया। और उस समय मुझे पैसा लाने में वाइस चांसलर है बोलते थे, ये कहाँ से पैसा निकाल लेता था कहाँ से निकाल लेता है, ऐसा कहते थे। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हाँ, जो तकनीक और जो तरकीब मेरे पास थी वो ईश्वर की कृपा थी। तो इसलिए डेवलपमेंट में के लिए पैसा कभी कोई कमी नहीं आई और भरपूर मैंने काम किया। तेली बांधा तालाब के देश के सबसे ऊंचा झंडा 82 मीटर झंडा से शुरुआत किया, वो भी देश का सबसे ऊंचा झंडा तेली बांधा चालू करके, फिर टाटीबंध तक के काम, फिर इधर देवपुरी से लेकर भनपुरी तक के। कोई ऐसे काम जो मेरे दिमाग में आए जो शहर की सुंदरता के लिए हो, वो सारे काम, इवन छोटे छोटे काम भी, बापू की कुटिया जैसे होती है जिसमें आज गार्डनों में आप देखेंगे वहाँ सीनियर सिटीजन्स बैठ करके कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो भी एक सोच थी हमारे की। सीनियर सिटीजन से लेकर के नेकी की दीवार जिसमें कपड़े जो लोग ला करके छोड़ देते थे, वो तक के हम लोगों ने फोकस करके ऐसा काम शुरू किया। आज इस बात की खुशी है कि शहर के बीच में ऑक्सीजन बनाना मजाक नहीं है। इतनी बेशकीमती ज़मीन में कुछ लोगों ने कहा कि वो वहाँ मॉल बनाएंगे, तो मैं अड़ गया। सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि नहीं, शहर का टेम्परेचर बहुत है
ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जीत के कारण बना लिया मैं। आज मैं और आप नहीं जाते, लेकिन शहर के 80% लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं। आज आप गार्डनों में ओपन जिम देखते हैं आप, जी। उसमें भी उसके भी पीछे एक वो है कि बहुत सारे गरीब लोग जो थे जिनको फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाती थी, तो जनरली पैरालाइज्ड लोग जो है वो ऐसा, आपने एक मशीन देखी होगी, तो गोल वाली। वो केवल आश्रम में और वहाँ होती थी, और बाकी फिजियोथेरेपी सेंटर में होती थी जहाँ पैसा लगता था। तो वो मैंने गार्डन में इसीलिए लगवाया ताकि उनको पैसा न लगे, उनका समय बच जाए। तो आप जो 11 इक्विपमेंट में से 6 इक्विपमेंट जो है वो मेडिकली इक्विपमेंट है, जो आप ओपन जिम में सारे जगह देखते हैं। और कुछ नियम कानून को किनारे करके भी मैंने काम किए, जिसमें गर्ल्स कॉलेज में, हॉस्टल में ये परमिशन नहीं था कि केवल गार्डन में ही लगाने का था, लेकिन चूंकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी लगवाया, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लगवाया। हालांकि मैं रायपुर के लगभग सभी कॉलेजों में पढ़ा हूँ, गर्ल्स कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ भाई। वहाँ भी कोशिश कर रहा था एडमिशन के लिए, नहीं मिला इसलिए नहीं पढ़ा, नहीं तो वहाँ भी पढ़ लेता मैं। नहीं तो दुर्गा कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा, ऐसे शहर के सभी कॉलेजों में लगभग पढ़ा हूँ मैं तो। लेकिन गर्ल्स कॉलेजों में भी मैंने वो जिम लगवाया, क्योंकि वो बच्चियाँ दूर दूर से आती हैं और आज वो एक्सरसाइज करती हैं उसी जिम में, तो मन को सुकून मिलता है। जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया मैं, और इस बात की खुशी है कि स्टेडियम भी बनवाए खिलाड़ियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए गार्डनों में बापू की कुटिया भी बनवाई। शहर में कई सारी ऐसी चीज़ें रही जो आप देखेंगे, मालवीय रोड से लेकर पूरा जो लाखे नगर तक के, जहाँ गणेश भगवान उस रोड से निकलते थे तो तारों के गुच्छे जाल बिछे होते थे। आज आपको एक भी तार कहीं नहीं दिखते होंगे। वहाँ से गणेश भगवान जहाँ से विसर्जन होता है और जहाँ तक विसर्जन होता है, नहीं तो अक्सर वो लकड़ी का वो ऐसा करके तार को हटाते थे, कई घर में फ्यूज हो जाता। तो वो चीज़ें भी मैंने की। और सबसे बड़ा काम जो था, जिसको अन्य 10-12 राज्य के लोग अप्रिशिएट करके अपने यहाँ किए, उसमें से एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो प्लांट लगे, वो आज खुशी की बात है कि 100% रायपुर शहर में वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, जिसमें से 40% RDF बनती है, 30% मैन्योर बनता है, और 30% रिसाइकिल होके रीयूज होता है। ये हमारे शहर के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। दूसरा, जो हमने विसर्जन कुंड बनाया, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में बुला करके हमें अवार्ड, और लगभग 12 राज्यों में उसे अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, जो विसर्जन कुंड बना है कि शहर की सारी मूर्तियां, इस शहर में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 1.5 से पौने 2 लाख मूर्तियां विसर्जित होती है एक साल। अब उतनी उस समय पीओपी की गणेश भगवान और वो होती थी, आपके तालाब कहाँ बसते। मूलतः रायपुर का जो अगर हिस्ट्री की बात करें आप, तो रायपुर शहर तालाबों और मंदिरों का शहर कहलाता था। तो मंदिरें तो सब ठीक हो गई थी, तालाबों को ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था। वो हमने ठीक किया, और आज कम से कम वाटर लेवल सब जगह के मेंटेन है, और नए तालाब लगभग 8 से 10 मैंने और बनाए, 12 से 20 लगभग नए गार्डन बनाए, और छोटे ऑक्सीजन भी बनाया, बड़े ऑक्सीजन भी बने। तो कुल मिलाकर के एक व्यवस्थित शहर जिसको कह सकते हैं, वो मुझे, जैसे आपने याद दिलाया कि साइकिल ट्रैक भी बनाया था। जी। अब कुछ चीज़ों को आदमी को, अगर मैं जितनी चीज़ों को किया आगे आने वाले लोग उसी को मेंटेन भी कर लेंगे ना, तो वो एक बड़ा काम। बस उसको मेंटेन कर लें और 2-4 अच्छे काम हो जाएंगे, तो रायपुर शहर से अच्छा शहर कोई नहीं हो सकता। सो प्रमोद भैया, एक मेरे को पर्सनली जो आपका बहुत बड़ा एक लगता है कि जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया था, वो ये लगता है कि घर घर से कचरा निकालने वाला, और साथ में जो एक सॉन्ग आता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस क्या था? जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड जो थे बाहर से आए थे आपके साथ, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ये इस पे काम करना चाहिए, तो ये यहाँ पे आप कैसे लैंड हुए कि हाँ भाई लोगों को घर से कचरा
आदत नहीं थी, क्योंकि अब क्या होता था, जहाँ भी खाली जगह वहाँ पे लोग जाके कचरा छोड़ देते थे, यही चल रहा था। तो वो गाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, और उसके प्रोसेस में क्या कुछ चैलेंजेस आए उस टाइम पे, और किस तरीके से उसको आपने आगे बढ़ाया? इस शहर में अंकुश जी 5,963 मुक्कड़ थे टोटल। वो चैलेंज था हमारे लिए। तो अब सबसे पहले 250 गाड़ियाँ लगी, तो गाड़ियाँ तो आ गई। तो अब फिर गाड़ियाँ जब जाती थी तो कोई बाहर नहीं निकलता था, कहीं घंटी बजाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था। तो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्तों को मैंने बुलाया, तो मैंने पूछा यार घर से बाहर कैसे निकलेंगे? तो बोले यार गाना बजवाओ। तो मैंने कहा गाना कौन सा बजाना चाहिए? बोले वो करते हैं। तो 48 घंटे के अंदर उन लोगों ने एक गाना निकाला, देख 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 तू यहाँ वहाँ न देख। वो वाला गाना जब बजना शुरू हुआ, सबका बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये पहले जब उन लोगों ने इसको गाना को वो हुआ, तो ये इतना बजने लग गया कि लोग अपने बारात वारात में भी बजाना शुरू कर हाँ। दिए गाना को। अच्छा, कई जन हमारे दोस्त यार थे, तो वो मोहल्ले में रात को बजा देते थे, तो वो 3-4 बजे वो कई लोग घर से बाहर निकाल देते थे कचड़ा लेके। वो भी टाइप की बदमाशियां हमारे दोस्तों ने किया। तो लेकिन ये कुल मिलाकर के ये एक सफल अभियान रहा। जी। और 700 टन कचड़ा ये निकलता है। उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा सेकंड पार्ट लाया उसमें। फिर एक कैप्शन दिया रायपुर के लोगों की, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। जी। तो उसमें फिर गाना हम लोगों ने कहा, लहरें उठी हैं बातें चली हैं। ये गाना बजा, मोर रायपुर मोर रायपुर मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। ये गाना के रूप में हमने वो किया। तो इससे जो बचे हुए जो लगभग 30-40% जो लोग थे, वो इस गाने से प्रभावित हुए। उसके बाद फिर इसको हमने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी हमारे यहाँ थोड़ी सी अच्छी वो मानी जाती है, तो इस गाने को हमने छत्तीसगढ़ी में भी बनवाया। जो गाना वो बच्चियों ने गाया, वो ब्लाइंड स्कूल की बच्चियाँ हैं, मठपुराने स्कूल की बच्चियाँ थी। वो लोगों ने गाना गाया, वो हाथ बढ़ाओ संग संग आओ, आके आप अलख जगाओ, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी करके वो लोगों ने जब गाया, तो सारे लोग कनेक्ट हो गए, और जो बचे हुए जी। लोग थे। तो अब खुशी की बात यह है कि वो बच्चियां जिसको हमने प्लेटफॉर्म दिया था, उनकी आज ऑर्केस्ट्रा पार्टी हो गई है। वो लोग 30-30, 40-40 हज़ार रुपया अब एक एक बच्चियाँ अर्न कर रही हैं। हमने पारितोषिक के रूप में नगर निगम से उनको 51,000 पहले दिया, फिर 51,000 दिया। तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनेक स्थानों पर उनको बुला करके सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर उनका कार्यक्रम होता है। जी। तो एक पंथ कई काज हुआ। वाह। ये पूरे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी थी। और आज बहुत खुशी की बात है कि देश के उन प्रमुख 6वें नंबर पर रायपुर है, और कचरा कलेक्शन में 3रे नंबर पर है। कुछ दिनों में ये 2रे नंबर पर और पहले नंबर पर आ जाए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक छोटा सा हम लोग एनजीओ चला रहे थे उस टाइम पे, उपहार फाउंडेशन के नाम से। तो आप मैग्नेटो मॉल आए थे, तो हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी ब्लड डोनेट करिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मेरी मेमोरी थी, और अभी वो मैंने रिकॉल की है। तो इसके फॉलो थ्रू मेरा एक क्वेश्चन है कि आप भी थोड़ा सा सोशल वर्क में हैं, और हमने देखा है कि आपका जब फेस था उस टाइम पे, तो रायपुर में स्पेशली बहुत सारी ऐसे संगठन थे जो बहुत अच्छा काम करे, जैसे बंच ऑफ फूल्स की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी अच्छा काम करते थे। और साथ में एक आपका भी एक इनिशिएटिव है, आपका भी एक पर्सनल एनजीओ भी चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद ये देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी मेरी मुलाकात ऐसे जगह में हुई कि किसी ने कहा है कि घर से मंदिर हो अगर दूर, तो चलो यूँ कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपने ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया था, मुझे याद है। और
न जाने कितने लोगों को आपने हंसाने का काम किया। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा, और इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के हमने भी एक स्कूल शुरू किया, उसका नाम है अर्पण कल्याण स्कूल, अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल। जी। उसमें लगभग 70 बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उसमें से 14 बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी की दादी है तो किसी की मौसी है। वो निःशुल्क स्कूल है, वहाँ 10वीं क्लास तक के भी बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं हम लोग, और कैशलेस वो स्कूल है। वहाँ कोई रजिस्टर नहीं होती, कैश वाला कोई काम नहीं होता। और हम लोग लगभग 5 लोग मिल करके उस स्कूल को रन करते हैं। और अब खुशी की बात यह है कि वहाँ से के लगभग 40 बच्चों को गोद ले लिया गया है अलग अलग लोगों के द्वारा, कि ये जब बड़े होंगे तो इनकी पूरी लाइफ सिक्योर हम कर लेंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे, जिसमें अमर परवानी जी हैं, अरुण सिंघानिया जी हैं, तुषार चोपड़ा जी भी हैं, डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, डॉक्टर अशोक भट्टर जी हैं, मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर की मीनाक्षी टुटेजा जी हैं। ऐसे शहर के जो नामचीन लोग हैं, ये लोगों ने एक एक दो दो बच्चों को गोद ले लिया है, और उनकी फीस जो है वो 3,000 रुपये एक महीने का होता है। तो वो उन लोग भी देते हैं, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एक एक बच्चों को गोद ले लिए हैं। तो ऐसे लगभग 45-50 बच्चों का खर्च जो है वो लोग ही वहन कर लेते हैं। बच गया 15-20 बच्चे, तो उसको हम लोग सब मिल करके उसको रन कर लेते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि जिनके परिवार में, जिनके घरों में अंधेरा छा गया था, बंद गलियां दिख रही थी, आगे का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आज उनको बड़ा चौड़ा सड़क दिखता है कि नहीं, इससे आगे भी दुनिया है। वो सब काम अभी अब अच्छे पैमाने पर चल रहा है। 10th क्लास तक के है, अगले साल वो 12th हो जाएगा, फिर वहीं कॉलेज हो जाएगा। मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि सरकार के 7% रिजर्वेशन इनके लिए होती है, पोस्ट के लिए, वो खाली चली जाती है। हम्म। कॉलेज नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के अंदर ये बच्चों के लिए इस प्रकार के, तो वो जो ग्रेजुएशन जिसमें चाहिए वो पद खाली चले जाते हैं। तो ये हमने किया है, तय किया है कि वो पद खाली ना जाए, जी। उनमें बच्चों को पढ़ाए। सो प्रमोद भैया, आपने इतना क्लोजली काम किया रायपुर में, और अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तात्कालिक रूप में, जो अभी लीडिंग जो गवर्नमेंट है उनको लेना चाहिए स्टेप्स, जिससे रायपुर एक और बेटर प्लेस बने? देखिए, कुछ चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे शारदा चौक से लेकर तात्यापारा का चौड़ीकरण है, वो शहर के हार्ट है। वहाँ लगभग 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार को स्काई वॉक से पहले ये काम करना था। स्काई वॉक तो खैर सफ़ेद हाथी है, उसमें तो सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए। खैर, अब सरकार क्या सोचती है, उसमें क्या सोचती है मेयर, वो आई डोंट नो। बट अगर कहीं मैं उनसे सोचता हूँ कि शहर में 2-3-4 चीज़ें प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। दूसरा, आप आइडेंटिफाइड कर लीजिए शहर में कितने जगहों पर पानी भरता है। मोस्टली लगभग 70% जगह पर पानी अब भरना बंद हो गया है। मात्र 30% जगह जहां पानी भरते हैं, उसमें आप एक ब्लूप्रिंट, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनता है और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनता है। आपको दोनों प्लान बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान में आप जहां जहां पानी भरते हैं उन जगहों पर आप ठीक कर लीजिए। महज केवल 200-250 करोड़ में, देखिए ये शहर पुराना शहर है, वो डेवलप होते 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 में अब फैल गया। पहले 45 वार्ड थे, आप 70 वार्ड हो गए। तो 70 वार्ड के हिसाब से अब आपको ब्लूप्रिंट तैयार करके कि कहाँ कहाँ पानी भरता है और फाइनल डिस्पोजल कहाँ होता है। 4 फुट की नाली जो है वो आगे जाकर के 8 फुट होनी चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा कि 4 फुट की जो नाली है वो 2 फुट की नाली में समाहित हो गई है, उससे पानी नहीं बाहर निकलने वाला। तो एक थोड़ा सा ये 6-8 महीने लगेंगे इस काम को पूरा होने में, लेकिन अभी से इस पर प्रयास कर लेना चाहिए कि आपके शहर में। दूसरा, ये दुखद है कि शहर में थोड़ा सा, कि मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सवेरे यहाँ कुत्ता दौड़ाता है,
दोपहर को यहाँ गाय और सांड दौड़ाते हैं और रात को यहाँ चाकूबाज दौड़ाते हैं। तो ऐसे सोचने से ये हो गया कि हमारा शहर फास्ट हो गया है। जी। ये नहीं है। इस पर थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आज दुखद है कि एक आंकड़े देख रहा था मैं कि कुत्ता काटने और गाय में टकराने से कितने लोगों की मौत हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा एक बैंक मैनेजर की डेथ हो गई। अचानक गाय दौड़ दी उसके सामने से, बेचारा रिटायर 1 दिन बाद होने वाला था। अब सोचिए कि उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, त्योहार का दिन था। तो इन चीज़ों में नगर निगम में मैं आपके माध्यम से मेयर मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-3-4 आपको नए राजधानी में भी जाकर के गौ अभ्यारण्य बनाना चाहिए कि शहर की जितनी गाय माता है वो पास में भी है, लोग जाकर सेवा भी करेंगे। नए राजधानी में बहुत बड़ी जगह है। रायपुर शहर के आउटर में चारों तरफ कम से कम 8-10 आपको और कांजी हाउस बनाना चाहिए, जहाँ गाय माता को या जो प्राइवेट गाय गौ पालक हैं दूध निकालते तक सबको गाय माता अच्छी लगती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती तो सड़क में छोड़ देते हैं। ये कैसा दोहरापन है। मैं तो कभी कभी मुझे दर्द होता है कि गाय माँ कहते हैं, बाहर में उसी से टकरा करके लोगों की मौत हो रही है। ये कौन सा आपका वो है। तो ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। डॉग शेल्टर बनना चाहिए, मच्छर के लिए एक अच्छा इंतजाम होना चाहिए। रायपुर शहर में बाहर से जो लोग आते हैं वो दिन रात खाली ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वो भी एक थोड़ा सा awkward लगता है। तो उसमें भी थोड़ा सा देखिए, अब करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास जी। आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बस स्टैंड बन गया, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। केवल आपको 3-4 काम अच्छे काम करने हैं जिसमें आपको लोग याद करें। और जीवन में काम ऐसा होना चाहिए कि एक दिन मैं एक अपने बच्चे के साथ घूम रहा था तेलीबांधा में। तो एक कोई आदमी था, आगे आगे चल रहा था, वो सेल्फी ले रहा था। तो वो कहते कहते जा रहा था, और कुछ करे मत करे रे, प्रमोद दुबे है देश के सबसे ऊंचा झंडा लगा है। ऐसे सेल्फी ले रहा था वो। मैं उसके पीछे ही था। तो वो मेरे को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन बाद में जब वो सेल्फी खींच करके जब वो बोला तो मेरे को अच्छा लगा। ये बात है भी 8-10 महीने पहले की, जबकि मैं महापौर तो उस समय था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप अगर कहीं किसी पद में हो और लोग आपको आपके काम के नाम से याद करें, जरूर ऐसे 2-4 काम तो करने चाहिए कि माइलस्टोन। अब साड़ी, सड़क, नाली, पानी, ये तो होते ही रहता, सब कोई करते हैं। आप रहोगे तो होगा, नहीं होगा तो करोगे तो करोगे। लेकिन जिस प्रकार से हमने सुभाष स्टेडियम बनाया कि आज वो शहर के बीच में खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा स्टेडियम बन गया, साइंस कॉलेज के पास बनाया, नालंदा मैंने बनाई। आपके जो पुराना हमारी लाइब्रेरी थी ये जोन 4 में अभी हमने एक नया लाइब्रेरी और खूबसूरत बनाया, तक्षशिला उसका नाम है। उसमें लगभग 800 स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा किसी दिन आप जाइएगा जरूर। मोती बाग में तक्षशिला की बड़ी लाइब्रेरी बनाई है। जब मैं था नालंदा बनाया था, उसके बाद स्विमिंग पूल भी बनाया था मैंने। तो इस शहर में 2-3-4 चीज़ें हैं जिसकी ब्लूप्रिंट तैयार करके, एक तो मच्छर, दूसरा गाय माता, नंदी, और ये आपके जो चौड़ीकरण जो है वो 2-3 जगह है, 3-4 फ्लाईओवर बन जाए कनेक्टिविटी वाली। तो ये करने लायक अभी कुछ काम है जिसको अगर कहीं आप 1-1.5 साल में कर लोगे तो ये एक बहुत सुंदर और शहर बन जाएगा ये। और स्वच्छता पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। इसकी मैकेनाइज स्वीपिंग होनी चाहिए कि जहाँ 15 फीट की 20 फीट की रोड है, वहाँ आप आज के युग में भी आप कहीं मैनुअल आप झाड़ू लगाने वाले से बोलोगे तो झाड़ू लगाने वाला वापस नाली में डाल देता है। उसको आप गली के अंदर कीजिए और आप मैकेनाइज स्वीपिंग करवाइए आपके शहर को। इतना पैसा लोग टैक्स पटा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ कि ट्रेड उसमें लाइसेंस जरूरी है, फलाना लाइसेंस जरूरी है। अरे साहब, इस शहर के लोग दिल खोलकर पैसा देने वालों में से हैं। आप सुविधा तो दो। केवल टैक्स की बात करते हैं, जिसको देखो हर आदमी खाली टैक्स ही लेने में मस्त है। अरे आप अच्छी सुविधा दो। स्वमेव होकर के छत्तीसगढ़ में और रायपुर के लोग तो हर चीज में आगे रहते हैं भाई। आपको 1,000 के आपको 2,000 टैक्स दे देंगे।
लेकिन आप कम से कम वैसी सहूलियत तो दीजिए। हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं ये टैक्स लिया जाएगा, वो टैक्स लिया जाएगा। कोई आदमी इसके गुरेज थोड़ी करता है, लेकिन उसी प्रकार की सुविधा तो दो। जी। अरे और नहीं तो कम से कम 70% सुविधा दे दो। 30% सुविधा में आप 100% टैक्स लेंगे बोलते हो। तो अंग्रेजों ने तो पीठ में मारा था, आप पेट में मत मारो भाई जी। लोगों के। थोड़ा सा अच्छे से जी। काम कर ले तो अच्छा होगा। हाँ। सो प्रमोद भैया, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा एक वर्ड बज़ चल रहा है अभी सोशल मीडिया में भी, और बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बात को लेके एक वेव उठी है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में इस तरीके की चीज़ें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। नहीं देखिए, ये तो दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कोई भी राज्य में आपका राज्य जो है वो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी से भरपूर, संसाधनों से भरपूर राज्य है जिसको मिनी भारत कहते हैं। उसमें इस प्रकार की चीजें कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? आप खुद सोचिए ना। अच्छा खासा छत्तीसगढ़ चल रहा है, उसमें वैमनस्यता का ये बीज जो लोग बोएंगे, और इन चीजों में तो चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। अजीत जोगी जी थे उस समय, एक पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिसके गांव गांव में बोर्ड लगे थे जो हफ्ता वसूली करते थे। वो खुद अपने बोर्ड को कहाँ ले जाकर जमीन में गड़ाए। वो दौर याद कीजिए आप, कम से कम वो दौर था उस समय छत्तीसगढ़ में। आज फिर से 20 साल बाद वही दौर लाने के कुछ लोग अगर कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को इन सब चीजों में सभी का समर्थन है, किसी भी दल के लोग। आप बेधड़क होकर कार्रवाई कीजिए, इमीडिएट कार्रवाई कीजिए। हम सब सरकार के साथ हैं इन सब मामलों में। वही कुछ शख्स था जब हमारी सरकार थी तो दल्ली राजहरा में उसने कुछ टिप्पणी की थी, सरकार ने हमारी छठी का दूध याद दिला दिया था। सरकार तो सरकार के मुखिया के पिताजी ने भी शायद कुछ काम किया था, तो सरकार के मुखिया के पिताजी को भी 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। तो कुछ चीजों में तो किंतु परंतु यदि लगा, और ये इस चीज की, इस तासीर के आदि नहीं है यहाँ के लोग। वो तो हमें अब थोड़ा सा उम्र दराज या थोड़ा सा वो हो गए, हाथ थोड़ा बंधे हुए हैं, अन्यथा ये जो चीजें हैं ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। मतलब हमारा देश इतनी इतने हमारा प्रदेश इतने अच्छे के दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा को रोक करके आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हो। अब लोगों का मन मस्तिष्क जो है वो भय मुक्त होने के बजाय भय युक्त हो रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जहां सरकार को ऐसा लगता है वहां हम सब उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एक कदम आगे तो बढ़ाएं। ऐसे लोगों को कोई प्रश्रय नहीं देना चाहिए, और ऐसी चीजों में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। कुछ चीजों को राजनीति से हटकर होना चाहिए। सबसे पहले हमारा प्रदेश है, उसके बाद सारी चीजें। आज देखो, पता नहीं, मैं रोज अब तो टीवी देखना भी हम लोगों ने बंद कर दिया। कोई जो पाए वो कोई भी कुछ भी बोल रहा है। कोई आदमी रील में धमका रहा है, कोई आदमी फलाने सेना का हूं, आ रहा हूं रायपुर, एसपी को ऐसा बोल रहे हैं। अरे ये क्या, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, और हम सब सरकार के साथ खड़े हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन ये चीज़ों पर उसी समय कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये चीज़ों की आदि नहीं है छत्तीसगढ़, और इस पर कहीं तत्काल में अगर कहीं इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो ये जान लीजिएगा कि ये जो चिंगारी है ये बड़ा दावानल का रूप ले लेगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाए। वेट किस चीज़ का करना, उसमें भी कहीं सोच सोच के सरकार काम करेगी तो कैसे काम चलेगा? जी। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक आज पहली बार किसी मंत्री ने आज बोला, आज गृह मंत्री जी का मैं पहली बार बयान देखा। 2 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। इमीडिएट उसी समय में सरकार की धमक होनी चाहिए भाई।
और ठीक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर, लेकिन ये चीज़ों में बर्दाश्त करने लायक नहीं है, चाहे जी। कोई भी हो। तो प्रमोद जी, बातें तो बहुत सारी हैं और हम लोग बातें करते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शाम भी हो जाएगी, रात भी हो जाएगी, बट आपकी भी व्यस्तता है और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे आज सीखी, जानी, रायपुर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, और आप हमारे शो पे आए उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और जो भी आप अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, डेफिनेटली एज अ वॉलेंटियर मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ जुड़ना चाहेगी, और जो भी आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो भी हो सके हम लोग अपना योगदान ज़रूर देना चाहेंगे, और आपने समय निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच, नहीं, दिल से आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार सकारात्मक भाव से आप लोग जब सोचते हैं, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस प्रदेश में बहुत अच्छे आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है आगे आकर के। ये शहर बहुत अच्छा हो, प्रदेश बहुत अच्छा हो, ये आपकी पॉडकास्ट और आपकी सोच है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।